हेलो प्यारे साथियों, तो क्या हाल है आप सभी के। आशा कर रहा हूँ भैया सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि अभी तक जो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री पूरा का पूरा बीपीएससी का भाई समाप्त कर दिया हम लोगों ने। मॉडर्न हिस्ट्री जो था वो पूरा का पूरा भाई समाप्त हो चुका है, ठीक है। इतनी क्लासेज हो चुकी हैं, लगभग हमारी 13-14 क्लासेज हुई हैं। उसमें जो है हमने क्या कर दिया भाई, पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जो बीपीएससी की थी उसको हमने पूरा का पूरा समाप्त कर दिया है। अब जो हम लोग आज क्या देख रहे होंगे, पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। क्या देख रहे होंगे भैया, पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक, मतलब कौन कौन सी पत्रिकाएं थी, उनके कौन पुस्तकें थी, उनके कौन लेखक थे, इन सब चीज़ों को आज हम देख रहे होंगे। ये एक स्पेशल सेशन मानकर चलना है इसके लिए, बीपीएससी के लिए, क्योंकि भाई यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और हर एक मतलब एग्जाम में इस टाइम पूछे जा रहे हैं पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक से, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है, सही कथन चुने। सही कथन चुने। आर्यभट्टी एक गणितीय ग्रंथ है। तो हाँ भाई, ये जो है आर्यभट्टी जो है एक गणितीय ग्रंथ है। लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त कृत है। नहीं भाई। पंच सिद्धांतिका 7वीं जो है सदी का ग्रंथ है। बिल्कुल गलत है भाई ये। गणित सार संग्रह में शून्य को संख्या नहीं माना गया है। ये भी गलत है भाई। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। आर्यभट्ट 5वीं-6वीं ईस्वी के महान खगोल शास्त्री, गणितज्ञ तथा ज्योतिषाचार्य थे। आर्यभट्टियम गणित संबंधी ग्रंथ है। लीलावती के रचनाकार भास्कर जो है द्वितीय थे। कौन थे भैया? लीलावती जो थी उसके रचनाकार कौन थे? भास्कर द्वितीय। ये याद रखना, लीलावती के रचनाकार कौन थे? भास्कर द्वितीय थे। पंच सिद्धांतिका के रचयिता वराह मिहिर थे। क्या थे भैया? जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। इसका शासनकाल कब से कब तक है चंद्रगुप्त द्वितीय का? तो 375 से 415 ईस्वी तक इनके दरबार में ये रहते थे। कौन भैया? वराह मिहिर जो है इन्हीं के दरबार में रहते थे। इन्होंने पंच जो है सिद्धांतिका का क्या किया था? रचना किया था, ठीक है। गणित सार संग्रह में शून्य को भी संख्या माना गया है भैया, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से देखो कि आर्यभट्टियम जो है ये गणित संबंधी क्या ग्रंथ है जो कि आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और लीलावती के रचनाकार कौन है? भास्कर द्वितीय हैं। पंच सिद्धांतिका के रचयिता जो है वो कौन है? वराह मिहिर है, जो कि कहाँ पर रहते थे भैया? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये याद रखना कि वराह मिहिर कहाँ पर रहते थे। ये भी प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। जैसे बीपीएससी में शायद ये प्रश्न नहीं पूछा गया अभी तक, लेकिन और एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसमें भी पूछने के चांसेस बन जाते हैं। जैसे कई स्टेटमेंट दे देगा, कह देगा इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं या कितने गलत है, इस प्रकार से क्वेश्चन को देकर पूछ लेगा। तो ये याद रखना, दे देगा चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त प्रथम के, ऐसे दे देगा, या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। तो यहाँ पर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बनेगा, तो इसीलिए इसको जरूर से याद कर लेना, ठीक है, वराह मिहिर को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ये जो है केलकटा क्रोनियल, ये जो है इससे जो है संबंधित नहीं है, ठीक है। ठीक है भैया, यही जो है ऑप्शन हमारा जो है ये सही सुमेलित नहीं है। दयानंद सरस्वती ये जो है सत्यार्थ प्रकाश से संबंधित है। रामास्वामी नैकर जो है ये जस्टिस पार्टी से। ज्योतिराव फुले ये जो है सत्यशोधक समाज से। ये सब इससे संबंधित है, पहला वाला सिर्फ नहीं संबंधित था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने जो है 1780 ईस्वी में हिक्कीज बंगाल गजट नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। इसी को और क्या कहा जाता है? द ओरिजिनल कलकत्ता जर्नल एडवर्टिफर, ठीक है। क्या भैया? एडवर्टिफर जो है ये किसने लिखा था भैया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने लिखा था, ठीक है। कब? 1780 ईस्वी के दशक में, ठीक है। साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था। ये कौन सा था? साप्ताहिक समाचार पत्र था। वे कलकत्ता क्रॉनिकल से संबंधित नहीं थे या संबंध इनका नहीं था। दयानंद सरस्वती द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। ईवी रामास्वामी नैकर या नायकर इन्हीं को कहा जाता था, दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन तथा आत्मसम्मान आंदोलन के नेता थे। ईवी जो है रामास्वामी नैकर या नायकर जो है ये दक्षिण भारत में क्या थे? द्रविड़ आंदोलन तथा जो है आत्मसम्मान आंदोलन के नेता थे। वे आगे चलकर जस्टिस पार्टी से जुड़े। ज्योतिराव यानी कि ज्योतिबा राव या फिर ज्योतिबा जी फुले जी जो थे, ये जो है 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी। किन्होंने की थी? ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। ज्योतिराव फुले या फिर ज्योतिबा फुले उन्हीं को कहा जाता था। इन्होंने जो है
सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की थी? 1873 ईस्वी में की थी। कब की थी भैया? 1873 ईस्वी में इन्होंने की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। किसने की थी भैया? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। मूल शंकर यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम है, ये याद रखना। मूल शंकर किसका नाम है? इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। कहां पर हुआ था? गुजरात के मोरबी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये पूछा गया प्रश्न कि पाखंड खंडनी पताका किसने लहराई थी? तो 1867 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लहराई थी, ठीक है। 1875 ईस्वी में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। ये भी याद रखना कब की थी? 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पाखंड खंडन। पाखंड खंडन इनकी रचना है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ये जो इनकी है। अद्वैत मत खंडनम, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन, क्या है भैया? इनकी प्रमुख रचना है। ये चीजें जरूर से याद रखना है इनकी रचनाओं को। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तिलक जी ने जो है गीता रहस्य लिखी। तिलक जी ने जब वो जेल में थे उन्होंने गीता रहस्य लिखी थी, ठीक है, तिलक जी ने। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में की थी। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के कर्म योग की विस्तृत व्याख्या की। गांधी जी ने गीता रहस्य को पढ़कर कहा था कि गीता पर तिलक जी की यह टीका ही उनका शाश्वत स्मारक है। गांधी जी ने इस गीता रहस्य को पढ़कर क्या कहा था? कि गीता पर तिलक जी की यह टीका ही उनका क्या है? शाश्वत स्मारक है। ये भी कथन पूछा जाने वाला है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कथन को, तो कथन भी याद रख लेना भैया, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने इस पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि मैंने पुस्तक का पहला मसौदा मांडले जेल में 1910 से 1911 की शीतकालीन अवधि में तैयार किया था। इसके बाद जैसे जैसे नए विचार मेरे मन में आते गए, मैंने उस प्रारूप में समय समय पर सुधार किया तथा पुस्तक के जिन भागों को आवश्यक पुस्तकों के अभाव में अधूरा छोड़ना पड़ा था, उन्हें कारागार से मुक्त होने के बाद पूरा किया। इससे स्पष्ट है कि गीता रहस्य पुस्तक का अधिकांश हिस्सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा मांडले जेल में ही लिखा गया था तथा इसका कुछ हिस्सा जेल से बाहर आने के उपरांत लिखा गया भाई। तो ये भी चीजें याद रखना। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का क्या नाम था भैया? तो इनकी जो है पहली पुस्तक का नाम जो है ये त्रुटिपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। राजा राम मोहन राय जी द्वारा दी गई पुस्तक, प्रथम पुस्तक कौन थी? तुफलत उल मुआहिदीन थी। इसमें देखो भाई कहीं तक दिया है, ठीक है। जिसका प्रकाशन कब हुआ था? तो वह जो है 1805 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या पूछा? 1815 पूछा। 1815 था ही नहीं भाई, 1805 में हुआ था, ठीक है। तो 1805 में ये चीजें हुई थी, लेकिन ये जो है पूछा कब का है? 1815 में, ठीक है। राजा राम मोहन राय द्वारा 1803 से 1804 ईस्वी में लिखी गई प्रथम पुस्तक तुहफत उल मुआहिदीन थी, जिसका प्रकाशन 1805 ईस्वी में हुआ था। इस पुस्तक की रचना अरबी प्रस्तावना के साथ मूलतः फारसी भाषा में की गई। इस पुस्तक की रचना किस भाषा में? अरबी प्रस्तावना के साथ मूलतः किसमें की गई? फारसी भाषा में की गई। जबकि इसकी एक अन्य पुस्तक वेदांत ग्रंथ का प्रकाशन 1815 ईस्वी में हुआ था। इसकी एक अन्य पुस्तक थी वेदांत ग्रंथ, इनका प्रकाशन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। अतः 1815 में प्रकाशित होने वाली वेदांत ग्रंथ इनकी पहली पुस्तक नहीं थी भैया। तो इसीलिए ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। वेदांत, कुछ लोग वेदांत ग्रंथ लिख देंगे, तो ये 1815 में हुई थी, लेकिन ये पहली पुस्तक इनकी नहीं थी। बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त ने। माइकल मधुसूदन दत्त ने जो है बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। दीन बंधु मित्र के बांग्ला नाटक नील दर्पण में जो है नील आंदोलन 1859 से 60 का उल्लेख किया गया है तथा किसानों के शोषण को बारीकी से उभारा गया है। नील दर्पण पुस्तक, ये याद रखना, आखिरकार किन्होंने लिखी है? तो दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। बांग्ला नाटक नील दर्पण, ठीक है। नील दर्पण पुस्तक का जो है मूल
बांग्ला भाषा से अंग्रेजी अनुवाद बिना अनुवादक का नाम बताया 1861 ईस्वी में प्रकाशित हुई तथा इसके अनुवादक को केवल एक देसी व्यक्ति के रूप में लिखा गया। मूल पाठ में लिखा है ट्रांसलेटेड फ्रॉम द बंगाली बाई ए नेटिव। क्या लिखा गया वो भैया? और इसके अनुवादक में केवल क्या लिखा गया है? एक देसी व्यक्ति लिखा गया हुआ है। और मूल पाठ में क्या लिखा गया हुआ है? ट्रांसलेटेड फ्रॉम द बंगाली बाई ए नेटिव। इस पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण को प्रकाशित करने वाले तथा उसकी देखरेख करने वाले जेम्स लॉन्ग ने कभी इसके अनुवादक की पहचान को उजागर नहीं किया। भैया समझ लो, वहीं से उजागर नहीं हुआ तो लोगों को कहां से पता चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और शिवनाथ शास्त्री जैसे समकालीन विद्वानों की मान्यता थी कि इसके अनुवादक माइकल मधुसूदन दत्त थे। हालांकि यह धारणा व्यापक है कि माइकल मधुसूदन दत्त इसके अनुवादक हैं, पर इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। आज भी विवाद का विषय ये बना हुआ है। भैया अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष जी ने की थी। किसने की थी भैया? शिशिर कुमार घोष जी ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष द्वारा, मोतीलाल घोष द्वारा और किसके द्वारा भैया? जो है शिशिर कुमार घोष द्वारा 1868 ईस्वी में अमृत बाजार गांव में, वर्तमान में जो है जेसोर जिला बांग्लादेश में स्थित है, में की गई थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष द्वारा 1838 ईस्वी में कहां पर? अमृत बाजार गांव में की गई थी। किंतु गांव में महामारी का प्रकोप फैलने के कारण इसका कार्यकाल 1871 ईस्वी में कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 ईस्वी से बचने के लिए यह पत्रिका रातों रात अंग्रेजी भाषा में क्या हो गई भाई? रूपांतरित हो गई। ठीक है। गिरीश चंद्र घोष ने द बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे जो 1879 ईस्वी में एम.एस. बनर्जी ने ले लिया था। किसने ले लिया था भाई? एम.एस. बनर्जी ने 1879 ईस्वी में ले लिया था। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में प्रकाशन की सहायक भूमिका किसने निभाई थी? तो वह जो है भैया ब्रिटिश उपनिवेश द्वारा भारत में आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना, ये जो है इस पर निभाई गई थी। ठीक है। वर्ष 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालती है, जो वर्ष 1921 में शायद बाय मिस्टेक बोला हूँ, मुझे याद नहीं है, लेकिन आप अगर देख लेना 1921 बोला हूँ तो ये 1901 है भाई। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये याद रखना है ये किसकी पुस्तक है। तो दादा भाई नौरोजी की कब प्रकाशित की गई थी? तो 1901 में। ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के जो है आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालती है। दादा भाई नौरोजी को भारत के जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी प्रश्न बन सकता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लाई गई थी। पॉवर्टी एंड दादा भाई नौरोजी, भाई वही प्रश्न। राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, द बंगाली, द महरत्ता यानी कि मराठा समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। मतलब द हिंदू, द बंगाली, द महरत्ता यानी कि मराठा समाचार पत्र जो थे ये राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देते थे, लेकिन भाई द टाइम्स ऑफ इंडिया ये जो है ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र को बढ़ावा नहीं देता था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? तो वह जो है अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा। किसके द्वारा भैया? अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राष्ट्रीय जागृति के प्रचार के लिए उभरे सबसे शक्तिशाली समाचार पत्र थे सुधारक, केसरी, मराठा, नवजीवन, स्वदेश मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान, मातृभूमि आदि। औपनिवेशिक जो शासन था उसके खिलाफ राष्ट्र जागृति के प्रचार के लिए कौन कौन से उभरे जो शक्तिशाली समाचार पत्र थे? कौन था? सुधारक था,
केसरी था, मराठा था, नवजीवन था, स्वदेश मित्र था, अमृत बाजार पत्रिका थी, हिंदुस्तान था, मातृभूमि थी। आदि और भी थे लेकिन इतने जो है प्रमुख थे। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका 1868 ईस्वी में दो भाइयों शिशिर कुमार तथा घोष तथा मोतीलाल घोष द्वारा शुरू की गई थी। अमृत बाजार पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो दो भाई थे, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, इनके द्वारा 1868 ईस्वी में शुरू की जाती है। ठीक है, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था तो महात्मा गांधी जी ने। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को किन्होंने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। यंग इंडिया एक अंग्रेजी साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका थी जो भारत के स्वाधीनता संघर्ष के दौर में अत्यंत प्रभावशाली मंच बना। इसे 1919 से 31 के बीच महात्मा गांधी द्वारा संपादित किया गया। चूंकि प्रश्न में यंग इंडिया के स्थान पर द यंग इंडिया लिख दिया गया, इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया है। भाई द यंग इंडिया लिखा हुआ है ना? हाँ भाई, ये मैंने भी ध्यान नहीं दिया, यंग इंडिया था। ठीक है, यंग इंडिया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी थी? तो कौन सी थी? यंग इंडिया। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यंग इंडिया थी। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भकना ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। ये याद रखना कि हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना किन्होंने की थी? तो सोहन सिंह भकना ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर 1913 में की थी। कब की थी भैया? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना तो 1913 में किन्होंने की थी? सोहन सिंह भाकना ने की थी। ठीक है, इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला था। सोहन सिंह भाकना की जो क्या थी भैया? संस्था थी हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, उसके द्वारा कौन सा अखबार निकाला था? गया था गदर, जिससे इस संस्था का नाम भी क्या पड़ गया भाई? गदर पार्टी पड़ गया। सोहन सिंह भकना की जो पार्टी थी उसका नाम फिर बाद में गदर पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिका भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। युगांतर और जो संध्या पत्रिकाएं थी वो भी क्रांतिकारी गतिविधियों में जो है क्या थी भाई? गतिविधियों से संबंधित थी। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो क्या किया था? बहिष्कृत भारत जर्नल जो है किसने शुरू किया था? बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा। 20 जुलाई 1924 को भीमराव अम्बेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारणी सभा बनाई थी। देखो भाई 20 जुलाई जो होता है डेट 1924 का, उसमें क्या करते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बंबई में एक संस्था बनाते हैं। वो कौन सी संस्था थी? बहिष्कृत हितकारणी सभा। कब बनाई थी? 20 जुलाई 1924 को। किन्होंने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। कहां पर? बंबई में। जिसका उद्देश्य क्या था? अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। मतलब अस्पृश्य मतलब जिनको जो है छुआछूत वगैरह ये सब चीजें जो चल रही थी, उन लोगों को जो है नैतिक एवं भौतिकी को जो है उनके उन्नति करना था। ठीक है, सर चिमन लाल हरिलाल सीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। सर चिमन लाल हरिलाल सीतलवाड़ जो थे ये इसके क्या बनाए गए थे? पहले अध्यक्ष बनाए गए। जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अंबेडकर बने थे। प्रबंध जो समिति थी उसके अध्यक्ष जो है स्वयं अंबेडकर जी बने थे। सभा का संकल्प जो है शिक्षित करना, उत्तेजित करना तथा संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का संकल्प क्या था? कि लोगों को शिक्षित करना है, उत्तेजित करना है, संगठित करना है, और संगठित करना क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। ठीक है, सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्याओं को रखना था। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बंबई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत प्रारंभ किया था। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को क्या किया था? बंबई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। न्यू लेम्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इन लेखों का लेखक कौन था भैया? तो अरविंद घोष जी थे। कौन थे भैया? अरविंद घोष जी थे। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की जो है साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष डुलमुल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लेम्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी भैया।
न्यू लैंड्स फॉर ओल्ड किसने लिखा? अरविंदो घोष ने लिखा है। हिंदू पैट्रियार्क के संपादक कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। पैट्रियार्क के, हिंदू पैट्रियार्क के संपादक कौन थे भैया? तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। हिंदू पैट्रियार्क नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना जनवरी 1853 में कलकत्ता के एक व्यवसायी मधुसूदन राय के नेतृत्व में हुई थी। हिंदू पैट्रियार्क नामक साप्ताहिक जो समाचार पत्र था उसकी स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1853 में हुई थी। कलकत्ता के एक जो है व्यवसायी मधुसूदन राय के नेतृत्व में हुई थी। अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले इस पत्र के संपादक के रूप में गिरीश चंद्र घोष की नियुक्ति की गई। किसकी की गई भैया? गिरीश चंद्र घोष की इसके लिए नियुक्ति की जाती है अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले इस पत्र के संपादक के रूप में। आगे चलकर हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। आगे चलकर कौन बने जाते हैं? हरीश चंद्र मुखर्जी। अतः इस कारण कुछ पुस्तकों में हिंदू पैट्रियार्क के संस्थापक के रूप में गिरीश चंद्र घोष का नाम आता है भैया, जबकि मधुसूदन राय और गिरीश चंद्र घोष दोनों ही इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंडिया फॉर इंडियंस किताब के लेखक CR दास जी हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास यानी कि CR दास जी थे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय जी थे। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा, बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी तथा मराठा और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का संपादक किया। ये याद रखना, बाल गंगाधर तिलक जी ने किसका भैया? केसरी का। इन्होंने किसका किया था? केसरी का। और जो है किसका भैया? मराठा का। किसका किया था भैया? केसरी का और मराठा का। एनी बेसेंट ने क्या किया था भैया? इन्होंने कॉमनवेल्थ का। और जो है भैया क्या किया था? न्यू इंडिया का। किसका भैया? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का इन्होंने संपादन किया था। भाई राइटिंग बहुत घटिया है मेरी, राइटिंग पे मत जाना भाई, बहुत घटिया है। अब्दुल कलाम के द्वारा जो है किस पत्रिका को संपादित किया गया था भाई? तो अल हिलाल तो था ही भाई, और बाकी तो देखते हैं। अल हिलाल तो था, ऑप्शन सी अल हिलाल ही सही हो जाएगा। ठीक है, अल हिलाल। अल हिलाल का संपादन अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। मुझे याद था कि अल हिलाल है, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में था, इसलिए मैंने कहा उत्तर देख लेता हूँ, वरना कहोगे गुरुजी गलत ही बता देते हैं। अल हिलाल का संपादन जो है अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ये स्वतंत्र भारत के क्या था भैया? अबुल कलाम आजाद जी पहले शिक्षा मंत्री थे। इंडिया विंस फ्रीडम, मुआर ए खातिर आदि अब्दुल कलाम की जो है प्रमुख रचनाएं। इंडिया विंस फ्रीडम, ये याद रखना। इंडिया विंस फ्रीडम, मुबार ए खातिर, ये अब्दुल कलाम की क्या है भाई? आजाद की प्रमुख रचनाएं। जबकि जमींदार एवं द कॉमरेड अखबार के संचालन से क्रमशः सिराजुद्दीन एवं मौलाना मोहम्मद अली जौहर जुड़े थे। जबकि जमींदार एवं जो है कॉमरेड अखबार के संचालन से क्रमशः कौन जुड़े थे भैया? जमींदार से जो है सिराजुद्दीन, और जो है द कॉमरेड अखबार से जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर जुड़े थे। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक भैया तो अबुल कलाम आजाद जी। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद जी ने। किसने लिखी भैया? राजेंद्र प्रसाद जी ने इंडिया डिवाइडेड लिखी है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन जनवरी 1946 में हुआ था। इस पुस्तक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 6 भागों में बांटा है। इसमें उन्होंने मुख्यतः भारत के विभाजन के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं भैया। 1878 ईस्वी में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की? जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। किसने भैया? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने जो है 1878 ईस्वी में द हिंदू अखबार की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा। द हिंदू की स्थापना 1878 ईस्वी में जी सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में 6 युवा राष्ट्रवादियों द्वारा मद्रास में की गई। कब की थी? 1878 में मद्रास में की गई थी। यह अखबार 1878 में साप्ताहिक के रूप में शुरू हुआ था। 1889 ईस्वी में दैनिक अखबार के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले जो 1878 में क्या होता? साप्ताहिक के सप्ताह में जो है एक दिन आएगा, लेकिन जो उसके बाद क्या हो गया भाई? ये डेली नहीं, डेली अब हम देंगे अखबार, हम डेली अखबार देंगे भैया, तो ऐसा हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भाई साहब
हिस्ट्री आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, सीधा लगा दो, इसी के द्वारा हम लोग समझ जाएंगे। तीसरे का जो है एफ, तीसरे का एफ भाई सब में तीसरे का एफ दे दिया, पहला दूसरा तीसरा सब सेम दे दिया भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया है भाई। ऑप्शन नंबर सी या ए, सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगा कि सी है, मैंने बिना पढ़े बता दिया भाई, क्योंकि इसको जो है मैं थोड़ा बहुत चीज जान रहा था इसमें से। जैसे जो है इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, पहले में जो है, पहले में पहला हो जाएगा, और दूसरे में जो है कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। फादर बुल्के, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार जो है फादर बुल्के थे। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद थे। कौन थे भैया, ताराचंद थे। और जो आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी। पीसेप्ट्स ऑफ जीसस, पीसेप्ट्स ऑफ जीसस जो है ये किसके द्वारा थी भैया, तो यह जो है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा थी। और जो है इंडिया मुसलमान जो है डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर के द्वारा थी। किसके द्वारा थी, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर के द्वारा थी। वही चीजें यहाँ पर देखो लिखी गई। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद द्वारा लिखित भारत की स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद द्वारा लिखित है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसका कथनांक सन्यासी विद्रोह 1763 से 80 पर आधारित है। इसका कथनांक में कह दिया, कथानक जो है सन्यासी विद्रोह 1763 से जो है 1800 पर आधारित है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की कृति है। द इंडियन मुसलमान्स डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की रचना है, तथा के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की है। इंडियन जनरेस्ट का लेखक कौन था, इंडियन अनरेस्ट, यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ भाई, कहाँ चला गया मेरा माइंड। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था, तो वेलेंटाइन सिरोल था। कौन था भैया, वेलेंटाइन सिरोल जो है इंडियन अनरेस्ट का लेखक था। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वेलेंटाइन सिरोल थे। इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता। इंडियन जो है अनरेस्ट में जो है लेखक कौन थे, वेलेंटाइन सिरोल थे। इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक जी को क्या कहा था कि जो है भाई तुम भारत में अशांति के जन्मदाता हो। फलता तिलक ने इन पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। कौन है भैया, बंकिम चंद्र चटर्जी जी उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। यह उपन्यास 1865 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंद मठ, राज सिंह, विश्व वृक्ष जैसे उपन्यास लिखकर बांग्ला साहित्य को नई दिशा दी थी। इनकी और कौन कौन सी थी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दुर्गेश नंदिनी हो गया एक, आनंद मठ हो गया, राज सिंह हो गया, विश्व वृक्ष, ये जो है इनके महत्वपूर्ण थे भाई उपन्यास। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र का बंगाली भाषा में प्रकाशित किया था भाई, पहला उपन्यास था। ये भी पूछा जा सकता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रकाशित पहला जो है उपन्यास कौन था, दुर्गेश नंदिनी था। कौन था भैया, दुर्गेश नंदिनी था। झंडा गीत किसने लिखा है भाई, झंडा गीत जो है वह किसने लिखा है भाई, तो वह जो है इनको किसको जाता है, श्रेय श्यामलाल गुप्त को जाता है। किसको जाता है, श्यामलाल गुप्त जी को जाता है, ठीक है। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी जी। वंदे मातरम गीत के रचनाकार प्रसिद्ध बांग्ला लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। यह गीत बाद में सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर रचित आनंद मठ नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। पूछा जाएगा कि वंदे मातरम को पहली बार या फिर राष्ट्र गीत को जो है पहली बार किस या कहां पर गाया गया, किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में जो है पहली बार इसको गाया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन सा उपन्यास का भाग था जिसे लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए जो है प्रोत्साहन दिया, तो आनंद मठ का थे, ठीक है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेनिसेंसेस के लेखक कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। महात्मा गांधी एंड बिहार रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुछ अन्य कृतियां कौन कौन सी हैं, सत्याग्रह इन चंपारण, सत्याग्रह इन चंपारण ये जो है याद रख लेना भाई, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। इंडिया डिवाइडेड भी है, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी,
एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, किसके, इसके लेखक कौन है भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इनको जरूर से देख लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है भैया, तो टोनी मॉरिसन है। कौन है भैया, टोनी मॉरिसन है। एक गैलरी ऑफ रास्कल्स, एक गैलरी ऑफ रास्कल्स, माय फेवरेट टेल्स ऑफ रॉक्स रेप्लीस सॉरी रैपस्किलियंस नियर डू वेल्स नामक पुस्तक के लेखक जो है रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध कवि भारतीय लेखक हैं, ये याद रखना, भारतीय लेखक थे इसीलिए इनका पूछा है। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी, देशेर कथा पुस्तक जो है वो सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी। किसने लिखी है, सखाराम गणेश देवस्कर ने जो है देवेश कथा पुस्तक लिखी है। देवेश कथा यानी कि देश की बात, महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1904 ईस्वी में किया गया था। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है भैया, तो ज्योतिबा फुले जी हैं। कौन है भैया, गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले जी हैं। पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्य शोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। सत्य शोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम क्या था, पिछले वर्गों, जो पिछड़े वर्ग थे उनका उत्थान था। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी। कब की थी, 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले जी ने की थी। यह आंदोलन दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप से प्रसार करने के लिए उन्हें आलोचनात्मक ग्रंथों सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की रचना की। सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक और जो गुलामगिरी की रचना किन्होंने की थी भैया, तो ज्योतिबा फुले जी ने की थी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शंस जो हमारे दिए हैं। वीडी सावरकर के द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इन्होंने जो है पुस्तकों को मिलाना है ना, ठीक है। और जो है बी वाला जो है एस एन सेन जो है 1857, ये सब मैं बता चुका हूं भाई पहले, जब 1857 की क्रांति को हम लोग जब देख रहे थे। एरिक जो है स्टोक्स जो है किसान और राज। एस बी चौधरी जो है नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह में, ये जो है इनका था, ठीक है। देखो इसको अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग। वीडी सावरकर द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको कहा गया था। एस एन सेन के द्वारा 1857 कहा गया था। एरिक स्टोक्स ने जो है किसान और राज कहा था। एस बी चौधरी ने जो है इसके लिए जो है कौन सी पुस्तक लिखी है, नागरिक विद्रोह और जो है भारतीय विद्रोह, नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह इसको लिखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उद्वंद प्रकाश के लेखक कौन है, तो मौलिक कवि हैं। कौन है भैया, उद्वंद प्रकाश के लेखक मौलिक कवि हैं। उद्वंद प्रकाश 18वीं सदी की रचना है, जिसके रचनाकार मौलिक कवि थे। मौलिक कवि ने अन्य दो रचनाओं उद्वंद विनोद और जो है बाण सिंह की रचना की है। उद्वंद प्रकाश आ जाए या फिर उद्वंद विनोद आ जाए, उद्वंद प्रकाश, उद्वंद विनोद या फिर बाण सिंह आ जाए, तो इसकी रचना किन्होंने की थी भैया, मौलिक कवि ने की थी। किसने की थी, मौलिक कवि ने की थी। प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है, तो भैया सागरिका घोष के द्वारा। सागरिका घोष के द्वारा ये चीजें लिखी गई हैं, ये पुस्तक लिखी गई। प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई। सागरिका घोष के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक भी लिखी गई। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक जो है इसको किसने लिखा था, सागरिका घोष ने लिखा था। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई, तो ये भैया सुनीता नारायण के द्वारा लिखी गई। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा, सुनीता नारायण के द्वारा लिखी गई। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट पुस्तक सुनीता नारायण के द्वारा लिखी गई। सुनीता नारायण एक पर्यावरणविद और राजनीतिक कार्यकर्त्री हैं। क्या भाई, ये राजनीतिक कार्यकर्त्री हैं। उन्हें जो है वर्ष 2005 में भारत सरकार से जो है पद्मश्री प्राप्त हुआ है। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई, तो जो है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा 1984 लिखी गई पुस्तक। 1984 जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई।
ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा गया है? तो नीदर सी चौधरी के द्वारा ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया लिखा गया हुआ है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया भारतीय लेखक नीरज सी चौधरी द्वारा 1951 में प्रकाशित पुस्तक है। आत्मकथा विधा में रचित इस पुस्तक में नीरज सी चौधरी ने 1897 ईस्वी में किशोरगंज यानी कि वर्तमान में बांग्लादेश में ये स्थित है में अपने जन्म से प्रारंभ किया है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने मानसिक और बौद्धिक विकास, कलकत्ता में अपने जीवन के विकास, प्रतीक चिन्हों, ह्रास और अपने अनुमान का चित्रण किया हुआ है। भैया भाई कितनी है भाई पुस्तकें, बस ये लास्ट पेज है ना भाई पुस्तकों वाले। अनीता रॉडिक किसकी लेखिका हैं? तो बिजनेस एज अनयूजुअल के हैं। किसकी है भैया? बिजनेस एज अनयूजुअल की लेखिका अनीता रॉडिक। अनीता रॉडिक ने जो है बिजनेस एज अनयूजुअल की रचना की थी। इसका प्रकाशन वर्ष 2000 में किया गया था। अनीता रॉडिक की अन्य कृतियां कौन कौन सी हैं? बॉडी एंड सोल, रसेल मिलर के साथ इन्होंने लिखा था। टेक इट पर्सनली, ए रिवोल्यूशन इन काइंडनेस, ये जो है इनकी पुस्तकें हैं अनीता रॉडिक की। ठीक है, ये चीजें याद रखना, ये इनकी रचनाएं, पुस्तकें कह रहा हूं भाई, रचनाएं हैं। बॉडी एंड सोल, टेक इट पर्सनली, ए रिवोल्यूशन इन काइंडनेस, ये अनीता रॉडिक की जो है रचनाएं हैं। ठीक है भैया। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है भैया? तो अरविंद घोष है। कौन है भैया? लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष जी हैं। द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष द्वारा 2 भागों में लिखित 56 अध्यायों में विभक्त पुस्तक है। इस पुस्तक में अरविंद घोष ने अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर पश्चिमी विचार और पूर्वी आध्यात्मवाद का संश्लेषण प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त अरविंद घोष ने सावित्री, द सिंथेसिस ऑफ योगा, ऐसे ऑन द गीता पुस्तकें लिखी हैं। भाई ये याद रखना कि अरविंद घोष जी के द्वारा और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं? तो सावित्री लिखी गई, द सिंथेसिस ऑफ योगा लिखा गया हुआ है, एसेज ऑन द गीता, ये जो है पुस्तकें अरविंद घोष जी के द्वारा लिखी गई है। द मूर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। कौन है भैया? सलमान रुश्दी जो है द मूर्स लाइट साई के लेखक हैं। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नांकित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार M.F. हुसैन के हाथों से हुआ था। ये कथन बिल्कुल सत्य है भैया। तो व्याख्या देखो, ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट को जो है कपिल देव की पत्नी रोमी देव ने लिखा था, जिसे जो है एलाइड पब्लिशर्स ने वर्ष 1994 में प्रकाशित किया था। ठीक है, ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट को कपिल देव की पत्नी रोमी देव ने लिखा था। ये याद रखना, कपिल देव की पत्नी थी रोमी देव, उन्होंने लिखा था। ठीक है, कपिल देव के खेल जीवन का विवरण देने वाली इस पुस्तक का विमोचन M.F. हुसैन ने किया था। किन्होंने किया था? M.F. हुसैन ने जो है इसका विमोचन किया था भाई। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, लेखक का नाम और पुस्तक का नाम। चार्ल्स डिकेंस, ये जो है द क्रिसमस कैरोल के लेखक हैं। चार्ल्स डिकेंस जो है ये द क्रिसमस कैरोल के लेखक हैं। सलमान रुश्दी जो है मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं, सलमान रुश्दी। ठीक है, और जो है शशि थरूर जो है द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक हैं, शशि थरूर। ठीक है, खुशवंत सिंह जो है द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक हैं। द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। शशि थरूर जो है द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक है। सलमान रुश्दी जो है मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक है। चार्ल्स डिकेंस जो है द क्रिसमस कैरोल के लेखक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर देख सकते हो आप सभी लोग मिला दिए गए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल वाली क्लास में हम लोग क्या देख रहे होंगे भैया? कला एवं संस्कृति देख रहे होंगे। क्या देख रहे होंगे भाई? कला एवं संस्कृति देख रहे होंगे। कला एवं संस्कृति से मुझे लग रहा है तो 3-4 पेज के हैं। इसको जो हम लोग एक ही क्लास में इसको भी निपटा देंगे। कला एवं संस्कृति से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको भी हम लोग एक ही क्लास में निपटा देंगे। मतलब कि मैं सोच रहा हूँ
जो आज वाली क्लास है, आज ही क्लास 2 क्लास ले आऊँ, एक कला और संस्कृति की शाम को ले आऊँ 2, ठीक है। तो आज शाम को इसके लिए तैयार रहना, कला एवं संस्कृति के लिए। इस टाइम तो अभी सुबह में आप लोग ये देख रहे हो क्लास, शाम में जो है कला एवं संस्कृति की क्लास आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। और क्लास कैसी लगी भाई कमेंट करके जरूर से बताना, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।